Hi guys, welcome back to Java Project Development Series. This is our lecture 17. इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम सबसे पहले अपने बैकएंड को इंप्रूव करेंगे. आई होप आप इस सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं. तो हमने कुछ टेबल्स बनाई थी, खास तौर पे प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्डर टेबल. अब हम जब एसक्यूएल सीख गए, अब हम प्रोजेक्ट पे काम करते करते एसक्यूएल के बारे में काफी बातें जान गए, तो उन दोनों टेबल में एक फ्लॉ है, एक ड्रॉबैक है. वो ड्रॉबैक हम लोग डिस्कस करेंगे, उस ड्रॉबैक को हम लोग दूर करेंगे. प्रोडक्ट डिलीट करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं टेबल में, वो हम लोग करेंगे. और हम ये भी सीखेंगे कैसे प्रोडक्ट आईडी ऑटो जनरेट हमारे कोड के थ्रू हम करने वाले हैं. क्योंकि जब फ्रंट एंड से प्रोडक्ट ऐड होगा तो डिटेल्स तो जो भी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है वो सबमिट कर देगा, लेकिन आईडी हमारे कोड को ऑटो जनरेट करनी होगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस प्रोजेक्ट का सबसे यूनिक फीचर है वो भी इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे, और वो है बार कोड कैसे जनरेट करा जाएगा किसी भी प्रोडक्ट के लिए. तो बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है. चलिए शुरू करते हैं. चलिए, तो अब आज स्टार्ट कर रहे हैं हमें हमारे प्रोजेक्ट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, और वो है प्रोडक्ट यानी स्टॉक्स का मॉड्यूल, जिसमें जनरेट करनी होगी हमें आईडीज. उन आईडीज के हिसाब से स्टॉक के अपडेशन, डिलीशन और व्यू इसके लिखने पड़ेंगे अपन को कोड्स. तो आज सबसे पहले अपन बैकएंड पे चलते हैं, और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है डेटाबेस को लेकर, उसे देखिए और उसका आंसर देने की कोशिश करिए. स्टार्ट करें. चलिए, आज हमें इस टेबल पे काम करना है जिसका नाम है प्रोडक्ट्स. इस टेबल में सारे कॉलम आपको समझ में आ रहे हैं? कौन सा कॉलम क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, क्लियर है? फटाफट जवाब दीजिए. सब क्लियर है? वेरी गुड. प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट की कंपनी है, प्राइस है, आवर प्राइस है, टैक्स है और क्वांटिटी है. सब क्लियर है? ठीक है. अब ये बताइए, जब फ्रंट एंड से हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट आईडी ऑटो जनरेट होगी. प्रोडक्ट आईडी ऑटो जनरेट होगी तो वो हम इस टेबल के अंदर डेटा ऐड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अपडेट जब हम करेंगे किसी प्रोडक्ट को तो भी कोई दिक्कत नहीं है. प्रोडक्ट आईडी चेंज ना होकर बाकी चीजें चेंज हो सकती हैं, हो सकती हैं. प्रोडक्ट के नाम में कुछ एडिटिंग करनी हो, कंपनी नेम में कुछ करनी हो, प्राइस में करनी हो, क्वांटिटी जितनी स्टॉक में अवेलेबल है वो चेंज करना हो तो वो हो जाएगी. डिलीशन कैसे हैंडल करेंगे? प्रोडक्ट का डिलीशन कैसे हैंडल करेंगे? कैन यू गाइड मी? अगर आपको लग रहा है सर डिलीशन में इतनी स्पेशल बात क्या है, तो मैं आपको याद दिला दूं, हमारे पास एक ऑर्डर्स टेबल भी है. और अगर आप गौर से देखें तो जो ऑर्डर्स टेबल है ये प्रोडक्ट टेबल की चाइल्ड टेबल है. तो अगर कोई प्रोडक्ट यहां से डिलीट होता है तो ऑर्डर टेबल पे फर्क पड़ेगा. तो क्या करें? लास्ट लेक्चर, लास्ट टाइम की तरह, जैसा हमने एम्प्लॉय और यूजर्स पे करा था, ऑर्डर्स पे ऑन डिलीट कैस्केड लगा दें, ताकि अगर प्रोडक्ट में से कुछ डिलीट हो तो ऑर्डर में से भी डिलीट हो जाए. सही है ये? आपको लगता है ये सही है? ऐसा करना चाहिए? मतलब आप पूरा ऑर्डर लॉस्ट करने को तैयार है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी कंपनी ने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचना बंद कर दिया है. वो पुराने जितने भी प्रोडक्ट्स उसने बेचे थे उससे रिलेटेड सारे ऑर्डर को आप डिलीट कर देंगे? इज दिस वैलिड? ये सही है? ऐसा होना चाहिए? कोई प्रोडक्ट कंपनी में आना बंद हो गया है तो उस प्रोडक्ट के जो पिछले ऑर्डर्स थे जो आपकी कंपनी ने सर्व करे थे, अब उनकी कोई अहमियत नहीं है. तो फिर आप कैसे मेरी हाँ में हाँ मिला रहे थे कि हाँ ऑन डिलीट कैस्केड कर दीजिए? ऑन डिलीट कैस्केड कर दिया मैंने तो हो जाएगी बहुत बड़ी गड़बड़. पूरा ऑर्डर लॉस्ट हो जाएगा सिर्फ एक प्रोडक्ट के बंद होने के कारण. यस और नो? तो आप सोचिए, अभी मैगी बंद हुई थी कुछ टाइम पहले, बैन हो गई थी. तो फिर क्या मैगी जितनी जगहों से बेची गई थी उन्होंने अपने सारे डेटाबेस में से सारे ऑर्डर हटा दिए मैगी के बैन होते ही? ऐसा कुछ थोड़ी है. फिर क्या करें? कैसे करें? इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? रिलेशनशिप ब्रेक कर दें, ऑर्डर को चाइल्ड ना बनाए प्रोडक्ट्स की, वो सही रहेगा? वो भी सही नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा. तो क्या करा जाए? ऐसी स्थिति को कैसे हैंडल करेगा एक डेटाबेस डेवलपर? और ये फ्रंट एंड वाले की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम बैक एंड वाले की है. अब ये मत बोलना सर हम तो फ्रंट एंड वाले हैं. आप बताइए. सुनिए, ऐसी स्थिति में डेवलपर्स क्या करते हैं. क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर एक कॉलम और बना दें? एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं यहाँ.
उस कॉलम का टाइटल डाल दें स्टेटस, है ना, और उस कॉलम के अंदर y और n में से कोई एक अल्फाबेट रहा करेगा। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो y, और अगर वो डिलीट हो चुका है तो हम स्टेटस को कर देंगे n। जब हम स्टेटस को n कर देंगे तो लॉजिकली हमारे लिए प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना बंद कर जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लॉजिकली हमारे लिए प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना बंद कर जाएगा, लेकिन ओरेकल के लिए तो करेगा ना। तो ओरेकल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऑर्डर्स टेबल के अंदर उस प्रोडक्ट आईडी को मेंटेन करने में। और हम ये मानकर चलेंगे कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट उठाएंगे हम उसका स्टेटस देख लेंगे, अगर स्टेटस वाई है तो ही हम उसे शो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बोलिए, समझ आई मेरी बात? राइट? तो हम ये सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। ये बहुत सारी जगहों पर आपको अप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारी जगहों पर। राइट, चले आगे। तो अब क्या करा जाए इसको करने के लिए? ऑल्टर टेबल कमांड चलाया जाए, ऑल्टर टेबल प्रोडक्ट्स ऐड। उसके बाद क्या ऐड करना है? तो हमें एक स्टेटस नाम का कॉलम ऐड करना है। इस कॉलम की डेटा टाइप क्या रखी जाए? इस कॉलम की डेटा टाइप क्या रखें? इसकी डेटा टाइप कैर रख लें आप, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ वन वाई और एन दो ही चीजें डालनी है ना। कैर 1। ये आपकी टेबल के अंदर अब हो गए ओवरऑल आई थिंक 8 कॉलम्स। यस, ठीक है। एनम होता है नहीं, एनम नहीं होता है यहाँ पर डेटाबेसेस में। ठीक है, तो स्टेटस क्लियर हो गया, स्टेटस से समझ आ गया। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो हमारे पास ऑर्डर्स टेबल है, डिस्क्राइब ऑर्डर्स। ठीक है, अब क्योंकि आपने एसक्यूएल पढ़ ली है, थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आप लिखने लगे हैं, तो ऑर्डर टेबल में से क्या हम इन 4 चीजों को, 5 चीजों को ड्रॉप कर सकते हैं? क्योंकि ये जो 4-5 चीजें हैं, नेम, कंपनी, प्राइस वगैरह वगैरह, वो हमें प्रोडक्ट में मिल जाएंगी। तो अगर हमें डेटा शो करना हुआ तो हम दोनों टेबल्स में ज्वाइन करके डेटा शो कर पाएंगे। क्या जरूरत है दोनों जगह कॉलम्स मेंटेन करने की? अगर सेम कॉलम दो जगह आप मेंटेन करते हैं तो दिस इज रिडंडेंसी। सबको हटाने की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, सिर्फ 4 चीजें हम चेंज करेंगे। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये 2 रहेंगे, क्वांटिटी और यूजर आईडी। आ रहा है समझ? ये 4 कॉलम्स इस टेबल के अंदर रहने चाहिए। बाकी अब क्योंकि आप सीख गए हैं जॉइंस वगैरह लिखना, तो मैं इन सबको हटा सकता हूं। ये रखने का एम यही था कि आप स्ट्रेट क्वेरीज लगाकर इनका डेटा रिट्रीव कर लें, बट जैसा मैंने कहा दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। कोई आपसे बोलेगा जब ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑर्डर की पेरेंट है तो फिर ये डेटा तो प्रोडक्ट के पास भी है, यहां जबरदस्ती मेंटेन क्यों कर रहे हो? या सिर्फ रिलेशनशिप रखने के लिए आईडी मेंटेन करो। समझ आया आपको मेरा पॉइंट? राइट, तो अब हम इसको ऑल्टर कर दें, ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स, राइट, ड्रॉप, and within parenthesis p underscore name comma p underscore company comma p underscore price comma r underscore price comma tax। ये मैंने सारे कॉलम हटा दिए। अब ध्यान से आप हमारी नई ऑर्डर टेबल्स देख लीजिए। ये हमारी ऑर्डर्स और ये है हमारी प्रोडक्ट्स टेबल। दोनों चेंजेस आपको समझ आए? चलूं आगे? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी तो पूछिए। एवरीथिंग इज क्लियर? आ जाएं फ्रंट एंड पे। तो अब आज हमें प्रोडक्ट टेबल से डील करना है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं आज के लेक्चर में। सो एज यूजुअल लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। सबसे पहले बनाते हैं प्रोडक्ट पोजो। शुरुआत तो वहीं से होगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट टेबल से बात करनी है तो डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा ट्रांसफर होगा तो आपको पोजो चाहिएगी। तो प्लीज अब आप मुझे बताएं प्रोडक्ट पोजो में कितने कॉलम्स रहेंगे? टेबल में हमारे 8 कॉलम है, तो प्रोडक्ट पोजो में कितने डेटा मेंबर रहेंगे? 8? व्हाट डू यू से? नहीं, 7 रहेंगे। क्यों 7 क्यों रहेंगे? हमें स्टेटस की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है स्टेटस की जरूरत? क्योंकि अब हमारी हर क्वेरी में एक वेयर क्लॉज लग जाएगा। यस और नो? लग जाएगा ना। हम उन्हीं कॉलम, उन्हीं रोज को पिक करेंगे जिनमें स्टेटस की वैल्यू वाई है। तो क्या करना है स्टेटस लेकर? ओके, आ रही बात समझ आपको?
तो जब हम इंसर्ट करेंगे तब स्टेटस में वैल्यू नहीं चाहिए क्या? चलो पिक तो कर लेंगे हम अपनी मर्जी के कॉलम्स, जब इंसर्ट करेंगे तो सब में वैल्यू डालेंगे ना। हाँ, जब इंसर्ट करेंगे तो सब में वैल्यू डालेंगे। और स्टेटस को हम इंसर्ट करते वक्त डायरेक्ट वाई असाइन कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर जितने क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं उनमें से एक क्वेश्चन मार्क ना लगाकर सीधे वाई लिख दें, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट इंसर्ट कर रहे हैं तब तो वो अवेलेबल होगा ना, तब तो वो डिलीट थोड़ी ना हो रहा है। तो वहां स्टेटस को कर देंगे अपन वाई। ये ट्विस्ट समझ आया आपको? वेरी गुड। तो सबसे पहले हम पोजो बनाते हैं, प्रोडक्ट्स पोजो। वेयर इज द पोजो फोल्डर? दिस इज द पोजो वन। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जावा क्लास, एंड आई विल गिव इट द नेम प्रोडक्ट्स पोजो। फिनिश। अब इस प्रोडक्ट्स पोजो के अंदर आईडी, नेम, कंपनी नेम, ये तीन तो स्ट्रिंग्स हो जाएंगे। फिर पी प्राइस, आवर प्राइस, टैक्स और क्वांटिटी, ये हो जाएंगे नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिक्लेरेशन। प्राइवेट string, let's call it product id. Private string product name, private string product company। बारकोड ऐप आपने कब बनाया? वो आपके लिए पहले से मैंने बना के रख ली है, आज उसका यूज होगा, उससे हम बारकोड जनरेट करेंगे। ठीक है, सो प्राइवेट डबल प्रोडक्ट प्राइस, देन प्राइवेट डबल आवर प्राइस, ये हमारा अगला कॉलम होगा। देन प्राइवेट int tax, प्राइवेट int quantity। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया? इन कॉलम्स की वर्किंग क्लियर है आपको? गुड। तो चलिए अब इसके बना देते हैं हम सेटर, गेटर और कंस्ट्रक्टर। ये हो गए इन सभी के सेटर और गेटर, और ये हो गया इनका कंस्ट्रक्टर। एक पैरामीटराइज दे देते हैं और एक नॉन पैरामीटराइज भी दे देते हैं। ये हमारी पोजो क्लास हो गई। अब शुरू करते हैं अपन डाउ से। तो हमारा अगला चैलेंज है प्रोडक्ट्स डाउ डिजाइन करना। प्रोडक्ट डाउ में बनेंगे काफी सारे मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड हमें जो प्रोडक्ट डाउ के अंदर बनाना होगा वो है प्रोडक्ट आईडी जनरेट करने का। बनाना होगा, जरूरत पड़ेगी हमें इस मेथड की। जब नया प्रोडक्ट ऐड होगा तो आईडी तो ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, राइट? तो मैं पहला मेथड जो डिजाइन कर रहा हूँ वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने एम्प्लॉय के अंदर बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ऐसा, तो क्या हम ये सेम टू सेम लॉजिक कॉपी पेस्ट कर लें टेबल का नाम चेंज करके? क्या हम ये सेम टू सेम लॉजिक कॉपी पेस्ट कर लें? गेट नेक्स्ट ईएमपी आईडी को कर देते हैं गेट नेक्स्ट प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ ईएमपी आईडी की जगह कर देते हैं पी आईडी। हमारी टेबल के अंदर पी आईडी कॉलम है, पी अंडरस्कोर आईडी। फ्रॉम एम्प्लॉयज की जगह कर देते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और रीडेबिलिटी अच्छी रखने के लिए स्ट्रिंग ईएमपी आईडी को कर देते हैं स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी, राइट? और यहाँ पर प्रीफिक्स में आपने ई डाला था, अपन यहाँ पी डाल देते हैं। इसको कर देते हैं प्रोडक्ट एनओ, ठीक है? और यहाँ कर देते हैं प्रोडक्ट आईडी, इसको कर देते हैं प्रोडक्ट एनओ +1,
और यहां भी प्रोडक्ट एनो कर देते हैं। क्या कहते हैं, लॉजिक सही है? बोलिए जल्दी। गलत है, ये लॉजिक सही नहीं है। जबरदस्ती हाँ में हाँ मिलाते हैं आप मेरी, बिना सोचे समझे। जो एम्प्लॉइज टेबल थी उसमें आपको याद है, आपने एक रिकॉर्ड पहले से डाल के रखा हुआ था यश का अपनी टेबल में। तो ये गारंटी थी ना कि एम्प्लॉय टेबल में जब ये rs डॉट नेक्स्ट चलेगा और उसके बाद जब आप गेट करेंगे तो आपको डेटा मिलेगा ही मिलेगा। बोलिए जल्दी, एम्प्लॉय के साथ तो ये था ना। प्रोडक्ट टेबल में कोई डेटा है इस समय? तो अगर मैं ओरेकल में इस क्वेरी को रन करता हूं तो ओरेकल क्या करेगी? कैन एनीवन टेल मी? अगर ये क्वेरी इस समय में ओरेकल पे रन करूं, सेलेक्ट मैक्स ऑफ प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और टेबल के अंदर मेरे पास कोई रो नहीं है, तो ओरेकल क्या करेगी? ओरेकल मुझे नल रो रिटर्न करेगी। रो नहीं आएगी, नहीं नमन, नल रो आएगी। ये देख रहे हैं आप, ये जाएगी जावा के पास। और जब जावा के पास ये रो जाएगी और आप फिर गेट स्ट्रिंग से इसे रिट्रीव करेंगे और इस पे कोई ऑपरेशन करेंगे तो आएगी एक्सेप्शन, है ना? तो क्या करना चाहिए एज अ डेवलपर, क्या करना चाहिए आपको? इस लाइन के बाद एक इफ लगाना चाहिए जो ये चेक करे कि कहीं प्रोडक्ट आईडी नल तो नहीं है। अगर प्रोडक्ट आईडी नल है तो आप सीधे सीधे प्रोडक्ट आईडी में क्या असाइन कर दें, बल्कि आप तो सीधे रिटर्न कर दें। असाइन भी क्या करना है, सीधे रिटर्न कर दीजिए P101, यस और नो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये चलने दीजिए नीचे वाला कोड। आया समझ? ये ट्विस्ट है इस कोड में, इसमें सीधे सीधे कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता एम्प्लॉय आईडी वाला कोड, राइट? तो अगर प्रोडक्ट आईडी नल है, ये एक ही बार ट्रू होगा ना बस, जब टेबल बिल्कुल ब्लैंक होगी। बस जब ये एक ही बार ट्रू होगा उस समय हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे P101। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम प्रोडक्ट आईडी की सब स्ट्रिंग निकालें, इंडेक्स नंबर 1 से उस स्ट्रिंग वाले पार्ट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में 1 ऐड कर रहे हैं और प्रीफिक्स में 1 ऐड P ऐड करके नए प्रोडक्ट की आईडी रिटर्न कर दे रहे हैं। क्लियर हुआ ये ट्विस्ट? वेरी गुड। ठीक है, अब अगला हमें बनाना है ऐड प्रोडक्ट। बैकएंड तैयार कर लेते हैं पहले, फिर फ्रंट एंड बनाने में आसानी होगी। तो अगला अगला हमें मेथड बनाना है ऐड प्रोडक्ट। पब्लिक स्टैटिक बूलियन ऐड प्रोडक्ट। पैरामीटर में क्या लेगा, बोलिए जल्दी। शाबाश, पैरामीटर में लेगा ये प्रोडक्ट्स पोजो, राइट? P throws SQL exception, yes, throws SQL exception प्रोडक्ट्स पोजो। ठीक है, अब स्टेटमेंट के प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या चाहिए? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चाहिए, राइट? क्योंकि क्वेरी आपकी डायनेमिक है। सो DB कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन कर लेते हैं। ऐसा करने से आपको कनेक्शन का रेफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए आप कनेक्शन कॉन इज इक्वल्स टू DB कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। आगे बोलिए, नेक्स्ट स्टेप बोलिए। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इसका बनाएंगे आप ऑब्जेक्ट PS इज इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। अंदर की क्वेरी हमारी होगी इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स वैल्यूज। आगे बोलिए, वैल्यूज में क्या आएगा? इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स वैल्यूज, क्या आएगा वैल्यूज में? क्वेश्चन मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। वेरी गुड, कितने आएंगे? टेबल देखिए और बताइए। वेरी गुड, 7 क्वेश्चन मार्क आएंगे, लेकिन कॉलम तो 8 है। 7 क्वेश्चन मार्क आएंगे लेकिन कॉलम तो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, यस कॉलम 8 है और 8th कॉलम को हम खुद ही वैल्यू दे देंगे y। ये समझ आया आपको? स्टेटस को y कर दिया अपन ने पहले से ही, क्योंकि जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। बाकी फिर सिंपल है, इसके बाद फिर आप सेटस कॉल करें, ps डॉट सेट स्ट्रिंग।
पहले कॉलम की जगह क्या जाना चाहिए? पहले कॉलम की जगह जाना चाहिए पी डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी, जो आप ही ने यहां से जनरेट करके भेजी है। पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, अगेन कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 में क्या जाना चाहिए? डेटाबेस में क्या है सेकंड कॉलम? प्रोडक्ट नेम एंड देन कंपनी नेम एंड देन प्राइस। तो यहां पर आ जाना चाहिए पी डॉट प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट नेम, देन ps डॉट अगेन सेट स्ट्रिंग, यहाँ आना चाहिए 3 कॉमा p डॉट गेट कंपनी नेम, देन ps डॉट सेट, क्या है अगला कॉलम हमारा? प्राइस, आवर प्राइस, टैक्स। तो ps डॉट सेट डबल, सेट डबल में आना चाहिए कॉलम नंबर 4 और p डॉट गेट प्राइस, देन ps डॉट अगेन सेट डबल कॉलम नंबर 5, यहाँ जाना चाहिए p डॉट गेट आवर प्राइस, देन ps डॉट नेक्स्ट वन इज टैक्स एंड क्वांटिटी। टैक्स को हमने इंटीजर रखा हुआ है, आप डबल भी ले सकते थे। सेट int, दिस इज कॉलम नंबर 6, p डॉट गेट टैक्स, ps डॉट सेट int कॉलम नंबर 7, p डॉट गेट क्वांटिटी। ये आपके सारे प्लेस होल्डर्स रिप्लेस हुए। लास्ट लाइन एक, रिटर्न ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट डबल इक्वल्स टू 1। दिस इज एड प्रोडक्ट, बिल्कुल वैसा ही जैसा कोई और आपने बनाया होगा। सही है, वेरी गुड। अगला बताइए, अगला मुझे बनाना है जो सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स निकाले और रिटर्न कर दे। बना सकते हैं? सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स निकाले और रिटर्न कर दे वो प्रोडक्ट्स जो हमारे पास हैं। तो कोड बोलिए फटाफट। हमें चाहिए मेथड गेट प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से। कोड डिक्टेट करिए। प्रोटोटाइप होगी पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न टाइप क्या होगी? फटाफट फटाफट फटाफट, रिटर्न टाइप। वेरी गुड, रिटर्न टाइप होगी लिस्ट। किसकी लिस्ट? लिस्ट होगी प्रोडक्ट्स पोजो की, राइट। गेट प्रोडक्ट डिटेल्स थ्रोज SQL एक्सेप्शन। ठीक, ये हो गया हमारा मेथड। ऑब्जेक्ट कौन सा चाहिएगा? स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कौन सा चाहिएगा? कनेक्शन तो चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन सा चाहिए? स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ऑब्जेक्ट आपको चाहिए इस बार स्टेटमेंट का। तो स्टेटमेंट st इज इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक, इसके बाद क्वेरी बोलिए। क्वेरी सेट होगी रिजल्ट सेट rs इज इक्वल्स टू st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। क्या आएगा क्वेरी में? क्वेरी बोलिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, बस इतना ही? नहीं प्रियांशु, वेयर भी आएगा। वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू वाई, क्योंकि स्टेटस n का मतलब डिलीटेड है प्रोडक्ट। यार ये बात समझ आपको? वो दिख जरूर रहा है टेबल में, लेकिन हम नहीं देखेंगे उसे, हमारे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसका स्टेटस n है, वो डिलीट हो चुका है, राइट। अगर स्टेटस n वाले भी आ गए तो वो प्रोडक्ट भी बिकने लग जाएंगे जो प्रोडक्ट्स है ही नहीं आपके डेटाबेस में। एक तरह से स्टेटस n का मतलब यही ना, प्रोडक्ट है ही नहीं। इसलिए अब ये वेयर आ जाएगा। वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में n एंड देन ऑर्डर बाय p अंडरस्कोर id। ये होगी आपकी सेलेक्ट क्वेरी। क्या ये क्वेरी क्लियर है आपको? वेयर का जो ट्विस्ट आया है वो क्लियर है? गुड। फिर आप ले लीजिए एक एरे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट पोजो, राइट। कॉल इट प्रोडक्ट्स लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। तो ये आपकी प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट तैयार हो गई। एन क्यों किया? वेयर स्टेटस इक्वल टू वाई, सॉरी नॉट एन।
वेयर स्टेटस इक्वल टू y। अभी क्लियर है? ठीक है, n नहीं होगा y होगा, गलती से मैंने n लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वाई लूप, सॉरी एरे लिस्ट तैयार। एरे लिस्ट के अंदर आपका एज यूजुअल आर इज डॉट नेक्स्ट का स्टेटमेंट, और फिर इसके बाद अब आप एक एक के लिए प्रोडक्ट पोजो का ऑब्जेक्ट बनाकर सेट कर दें। सो प्रोडक्ट्स पोजो p इज इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट्स पोजो p डॉट सेट स्ट्रिंग, सॉरी p डॉट सेट प्रोडक्ट आईडी। यहाँ आ जाएगा आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग पैरामीटर में 1, देन p डॉट सेट प्रोडक्ट नेम rs डॉट गेट स्ट्रिंग पैरामीटर में 2, p डॉट सेट प्रोडक्ट कंपनी rs डॉट गेट स्ट्रिंग पैरामीटर में 3, p डॉट सेट प्रोडक्ट प्राइस पैरामीटर में rs डॉट गेट 44, p dot set our price rs dot again get double is bar 5, p dot set tax rs dot get int 6, p dot set quantity rs dot get int 7. Finally, products list dot add p. At last रिटर्न कर दीजिए प्रोडक्ट्स लिस्ट को, रिटर्न प्रोडक्ट्स लिस्ट। ये क्लियर है? वेरी गुड। अब डिलीट बनाइए जरा। हम मेथड बना रहे हैं डिलीट करने का, लेकिन क्वेरी अंदर डिलीट नहीं चलेगी बेटा, क्वेरी अंदर चलेगी अपडेट की, वरना मैं आपको देता। सोचो, इतना तो मुझे भी यकीन है कि आप डिलीट क्वेरी लिख लोगे। ये देने का रीजन ये था कि इसमें नाम है मेथड का डिलीट प्रोडक्ट, लेकिन ये प्रोडक्ट डिलीट नहीं करेगा, ये अपडेट क्वेरी चलाकर उस प्रोडक्ट की आईडी एन, सॉरी स्टेटस एन कर देगा जिसकी आईडी आप इसे देंगे। ये ट्विस्ट समझ आ रहा है? डिलीट, इतनी सारी देर से अपन बात क्या कर रहे हैं, डिलीट ही करना था तो फिर स्टेटस क्यों ऐड करा हमने? सो पब्लिक स्टैटिक बूलियन मेथड का नाम जरूर होगा डिलीट प्रोडक्ट, सो दैट द करेक्ट मैसेज इज कन्वेड। पैरामीटर में क्या लेगा पोजो, क्या कहते हैं? वेरी गुड। पैरामीटर में लेगा ये हमसे प्रोडक्ट आईडी, आर्गुमेंट टाइप इसका हो गया प्रोडक्ट आईडी, थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक। और अंदर ये पूरी 2 लाइनें ले लेते हैं, क्वेरी को अपने हिसाब से कर देते हैं एडिट। कनेक्शन चाहिएगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चाहिएगा, एंड इंस्टेड ऑफ this query or delete query you will be saying update products set status is equals to n where p underscore id is equals to question mark। ये है क्वेरी। आ रहा है समझ? ये क्वेरी, क्वेरी समझ आ रही है आपको? वेरी गुड। और ये क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दीजिए आप ps डॉट सेट स्ट्रिंग पासिंग इट 1 कॉमा प्रोडक्ट आईडी, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद वैसे ही रिटर्न कर दीजिए ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट डबल इक्वल्स टू 1। ये है डिलीट प्रोडक्ट का कोड। आर यू एबल टू गेट दिस कोड? समझ आ रही है आपको ये कोडिंग? वेरी गुड। अब बताइए अपडेट, अपडेट बनाना है हमें, पब्लिक स्टैटिक बूलियन अपडेट प्रोडक्ट, तो फिर अपडेट भी वही होगा, नहीं नमन
हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अपडेट वो होंगे ना जो दिख रहे होंगे। सोचो ध्यान से, दिखाने के लिए हमने यहाँ स्टेटस में वाई डाल ही दिया है। अपडेट से पहले ये क्वेरी चलेगी, गेट प्रोडक्ट डिटेल्स। ये आपको एक टेबल के अंदर सारे प्रोडक्ट दिखा देगी। आपने देखा है अपडेट का यूआई कैसा था हमारा? देखा है? ध्यान दिया? अपडेट के जीयूआई पे देखो, आपकी बात का आंसर जीयूआई दे देगा। लेट मी ओपन दी अपडेट आइटम फ्रेम। देखो यहां से, ये टेबल के अंदर वो ही रोज आएंगी जिनका स्टेटस वाई है। इसमें देखो स्टेटस कॉलम ही नहीं लिया है अपन ने, लेकिन हमारी क्वेरी के अंदर स्टेटस कॉलम है। तो जब हम इस टेबल को पॉपुलेट करेंगे तब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, गेट प्रोडक्ट डिटेल्स को। वो हमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स देगा, लेकिन शर्त ये है कि उस प्रोडक्ट का स्टेटस डेटाबेस में क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए। उसी को हम अपडेट करेंगे। एन का मतलब वो प्रोडक्ट है ही नहीं, हमारे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। करेक्ट? तो समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड। अब आ जाइए आप अपडेट प्रोडक्ट पे। क्या लेगा अपडेट प्रोडक्ट पैरामीटर में? अपडेट प्रोडक्ट पैरामीटर में क्या लेगा? अपडेट प्रोडक्ट पैरामीटर में प्रोडक्ट पोजो लेगा। प्रोडक्ट पोजो लेगा बेटा, आईडी क्यों लेगा? पोजो आएगा तो आईडी तो आ ही जाएगी। आपको क्या पता क्या कॉलम अपडेट हुए क्या नहीं हुए? क्वांटिटी चेंज हुई है, नाम चेंज हुआ है, कंपनी का नाम बदल गया है, आपको क्या पता क्या चेंज हुआ है? राइट? तो आप तो पूरा ही ऑब्जेक्ट भेजोगे ना फ्रंट एंड से। ठीक, इसमें क्या चेंज नहीं करना है? कौन सी दो चीजें चेंज नहीं होनी है? ना तो स्टेटस चेंज होना है, ना आईडी चेंज होनी है। बाकी सब होना है, बाकी सब होना है ना। बस तो उसके हिसाब से आप अपनी क्वेरी बना दो। क्या होगी हमारी क्वेरी? तो यहाँ पे भी कनेक्शन और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ले लेते हैं। ये दो लाइनें तो यहाँ भी लगेंगी। अब आप सोच के बताओ मुझे क्वेरी क्या लिखनी चाहिए मुझे? अपडेट प्रोडक्ट सेट, प्रोडक्ट आईडी के अलावा और स्टेटस के अलावा सारे सेट होंगे। यस, इन दो के अलावा सारे सेट होंगे। तो सेट पी अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा पी अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा देन आवर, सॉरी कंपनी का नेम था उसके बाद तो ना, पी नेम के बाद कंपनी का नेम कर देते हैं। सो क्या नाम है कॉलम का एग्जैक्ट? पी अंडरस्कोर कंपनी नेम। ठीक है, सो पी अंडरस्कोर कंपनी नेम is equal to question mark comma p underscore price is equals to question mark again comma then what is the next column name? Our underscore price p underscore tax, so our underscore price is equals to question mark p underscore tax is equals to question mark comma quantity is equals to question mark where p underscore id is equal to question mark। जब आप दीजिए ऐसे ही होगा 1 2 3 4 5 6। सही है, 8 कॉलम्स हैं जिसमें से आप 6 अपडेट करेंगे और 7th को वेयर में यूज करेंगे। स्टेटस के बारे में कोई बात नहीं होगी यहाँ पे, स्टेटस वाई था वो वाई ही रहेगा। आ रहा है समझ? वेरी गुड। आप सेटस कॉल कर दें, सेटस कॉल कर सकते हैं। यस, तो ये वाले सेटस कॉपी कर लीजिए, इनको थोड़ा सा बदल दीजिए। क्या बदलेंगे इन सेटर्स में आप? इन सेटर्स में ये 7 हो जाएगा, रिकॉल करिए, है ना। इसको भेज देते हैं लास्ट में, और अब बाकियों की नंबरिंग बदल दें आप। तो जो प्रोडक्ट नेम था वो अब फर्स्ट कॉलम सेट हो रहा है, कंपनी नेम सेकंड सेट हो रहा है, प्राइस थर्ड हो रही है, आवर प्राइस फोर्थ हो रही है, टैक्स फिफ्थ हो रहा है, क्वांटिटी सिक्स्थ हो रही है, और लास्ट वाले वेयर में जो क्वेश्चन मार्क लगा है वो आईडी के लिए लगा है। इज दिस क्लियर? चलूं आगे, अपडेट भी समझ आ गया, वो डाउ का काम खत्म, फिलहाल के लिए खत्म। ठीक है, चलें आगे। अब आ जाइए आप फ्रंट एंड पे। सबसे पहले बनाते हैं अपन आइटम ऐड करने के फ्रेम का कोड। ठीक, चलिए आइए। सो विल मूव इनटू ऐड आइटम फ्रेम।
ये हमारा पैनल है, ये आपने डिजाइन कर ही लिया होगा। बताएं, अंदर आते ही पैनल में सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम वही होगा जो एम्प्लॉय के साथ आपने करा था, एक नई प्रोडक्ट आईडी जनरेट करवाएंगे, आप करवाएंगे, राइट? सो आई एम कॉलिंग द मेथड गेट न्यू प्रोडक्ट आईडी। ठीक, इस मेथड की कोडिंग कर देते हैं। जी, बताएं क्या करना होगा इसके अंदर? ट्राई लगेगा? यस, इसमें आते ही ट्राई लगेगा। ट्राई में अंदर का कोड बताइए, कौन सा मेथड कॉल करेंगे आप? कौन सा मेथड कॉल करेंगे आप अपने प्रोडक्ट्स डाउ का? कॉल करेंगे आप गेट नेक्स्ट प्रोडक्ट आईडी। दिस द मेथड यू हैव टू कॉल। तो यहां हम लिख देंगे स्ट्रिंग PID इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स डाउ डॉट गेट नेक्स्ट प्रोडक्ट आईडी। क्या करें स्ट्रिंग का? इस स्ट्रिंग का क्या करा जाए? इस स्ट्रिंग को अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेट कर दीजिए। क्या नाम है इस टेक्स्ट बॉक्स का? इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है TXT प्रोडक्ट आईडी। तो यहां लिख दीजिए TXT प्रोडक्ट आईडी डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पैरामीटर में डाल दीजिए PID। ऐसा ही होगा फर्स्ट स्टेप। फिर दे दीजिए यहाँ पर अपना कैच, वो अपन कॉपी कर लेते हैं लॉगिन से या कहीं से भी। ठीक है, सेट एडिबल फॉल्स करेंगे। हाँ, तो वो तो हम बाहर ही कर देंगे ना, वो तो होना ही है। डिजाइन टाइम पे कर दीजिए। शायद कर भी दिया होगा, नहीं करा है तो कर देते हैं। करा हुआ है, देखिए चेक करिए, एडिटेबल फॉल्स है। वो तो होना ही है, हमेशा परमानेंट फीचर है वो तो इस पर्टिकुलर फ्रेम का। ठीक, चलिए आगे बढ़ू। ये गेट न्यू प्रोडक्ट आईडी क्लियर हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले वैलिडेट करना होगा। ऐड करने से पहले वैलिडेट करना होगा, राइट? तो आप अपना यूजुअल वैलिडेट बना लीजिए, प्राइवेट बूलियन वैलिडेट इनपुट। हमेशा की तरह से ट्रू फॉल्स रिटर्न कराइए। कब रिटर्न करेगा ट्रू, कब रिटर्न करेगा फॉल्स? जल्दी बोलिए, कब रिटर्न करेगा ट्रू, कब रिटर्न करेगा फॉल्स? वेरी गुड, सारे के सारे फिल हुए तो ट्रू, एक भी एम्प्टी हुआ तो फॉल्स। यही लॉजिक है। उसमें भी प्रोडक्ट आईडी देखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट आईडी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ क्या लिख दें सीधे, रिटर्न नॉट अंदर TXT प्रोडक्ट नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी, या फिर TXT प्रोडक्ट कंपनी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी, या फिर TXT प्रोडक्ट प्राइस डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी, या फिर TXT आवर प्राइस डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी, और TXT और कौन कौन से कॉलम्स हैं? रेट भी होगा, TXT क्वांटिटी और टैक्स, राइट? तो यहां पर आ जाएगा TXT क्वांटिटी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी, या फिर TXT टैक्स डॉट, what is the name exact? Okay, it's a combo box. So JC टैक्स, ठीक, इसे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है JC टैक्स को,
राइट। जेसी टैक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट हमने 0 दिया हुआ है। हाँ, तो ये चेक कर लेते हैं कि टैक्स 0% तो नहीं है कहीं। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं जेसी टैक्स डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स डबल इक्वल्स टू 0। इनमें से अगर कुछ भी है तो आपका कोड यहां से रिटर्न कर देगा नॉट करके फॉल्स। सही है, रिटर्न समझ में आ गया है ना? ठीक है, राइट। और वैसे हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, कुछ चीज तो टैक्स फ्री होती है ना, हटा दीजिए इसको। व्हाट डू यू से? कुछ चीजें तो टैक्स फ्री होती है ना, रहने दीजिए, 0% टैक्स नहीं होता उन पर कोई टैक्स। चलिए, ये तो हो गया आपका वैलिडेट इनपुट्स। अब बताइए नेक्स्ट टास्क क्या है मेजर? जल्दी बोलें, जल्दी बोलें। नेक्स्ट मेजर टास्क अब है आपका बटन ऐड वाले का कोड लिखना, जिसमें आएगा मजा, जिसमें आपको जनरेट करनी पड़ेगी बार कोड आईडी। ठीक, स्टार्ट करा जाए। ऐड वाले पे चलें। अब ध्यान दीजिएगा, जरूरी पार्ट आ रहा है। अभी तक तो सब मोनोटोनस था, जैसे पहले कर रहे थे वही कर रहे थे अभी तक भी। ठीक, अब हम आते हैं ऐड बटन के अंदर। तो ये हमारा ऐड का एक्शन परफॉर्म। पहला काम एज यूजुअल, इफ नॉट वैलिडेट इनपुट्स कॉल होगा। पहला हमारा कॉल होगा इफ नॉट वैलिडेट इनपुट्स। ओके, इस नॉट वैलिडेट इनपुट्स के अंदर आपका अगला टास्क क्या होगा? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैसेज देंगे। यस, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आप यूजर को मैसेज दे दीजिए कि सारे कॉलम फिल नहीं हुए हैं, वो सारे कॉलम फिल करें। ठीक, तो इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर अपन अपना मैसेज टाइप कर देते हैं, प्लीज फिल ऑल द कॉलम्स। टाइटल में डाल देते हैं इनकम्प्लीट डेटा, इनकम्प्लीट डेटा, और यहाँ से आगे जाने का कोई सेंस नहीं है तो यहाँ से कर देते हैं रिटर्न, और इसको कर देते हैं ब्रेस क्लोज्ड। ठीक, आगे बोलिए। इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब, इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब, इसका मतलब सारा डेटा फिल्ड है। तो फिर अभी सारा डेटा प्रोडक्ट पोजो में ऐड करना है आपको। ये सारा का सारा डेटा प्रोडक्ट पोजो में ऐड करना है, जिसमें से आपको जो स्ट्रिंग्स है उन्हें नंबर में कन्वर्ट भी करना है ना? तो ट्राई लगा दें, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ट्राई। इस ट्राई के अंदर सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग टैक्स रख लेते हैं। इंटीजर टैक्स इज इक्वल्स टू जेसी टैक्स डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ। समझ रहे हैं लेंथ क्यों निकाली है मैंने? क्योंकि हमारे जेसी में अगर आप ध्यान से देखें तो एक परसेंटेज का सिंबल लगा है। ये परसेंटेज हटाना है ना आपको, उसके पहले का वैल्यू लेनी है ना। आर यू गेटिंग दिस? अगर मान लीजिए यूजर ने सेलेक्ट करा यहां से टैक्स का रेट है 18%, तो ये जो परसेंटेज सिंबल है ये हटना चाहिए ना, 18 आना चाहिए आपके पास। इसके लिए करनी पड़ेगी थोड़ी सी लॉजिक अप्लाई, सबस्ट्रिंग वगैरह वाली, राइट। तो पहले मैंने इसको, इसकी लेंथ ले ली। ठीक, और फिर इस लेंथ पे अपन सबस्ट्रिंग लगा देंगे, वहां तक का डेटा हमें मिल जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास लेंथ आ गई। इसको हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में, नाम चेंज करके इसका मैं एन कर देता हूं। ठीक, अब उसके बाद हम टैक्स के अंदर इसकी वैल्यू रखते हैं। तो आई एन टी टैक्स इक्वल टू, आगे आप बोलिए, इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी, अंदर आएगा जेसी टैक्स डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, और इस सब स्ट्रिंग को पास करेंगे आप 0,n-1 करेंगे।
बोलिए जल्दी। ये आया समझ आपको टैक्स का कन्वर्जन? ये हमारे पास 18 15 न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाएगा इन द वेरिएबल टैक्स। ठीक है, अब हम बना लेते हैं प्रोडक्ट स्पोजो का ऑब्जेक्ट। सो प्रोडक्ट स्पोजो P इज इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट स्पोजो, दिस इज द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। और अब आप इसके कॉल करिए एक एक करके सेटर्स। सो P डॉट सेट प्रोडक्ट आईडी, ये कॉल हुआ तो यहां पर पास कर देंगे आप txt प्रोडक्ट आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ये आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट आईडी। P डॉट सेट प्रोडक्ट नेम, तो यहां पास कर देंगे txt प्रोडक्ट नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। P डॉट सेट प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस न्यूमेरिक होगा, पहले कंपनी नेम कर देते हैं चलिए। P डॉट सेट प्रोडक्ट कंपनी नेम, ये हो जाएगा txt प्रोडक्ट कंपनी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, राइट। फिर P डॉट सेट प्रोडक्ट प्राइस, अंदर बोलिए 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 जल्दी, अंदर का कोड पैरामीटर में क्या पास करेंगे सेट प्रोडक्ट प्राइस को? पार्स डबल, राइट। सो ये होगा डबल डॉट पार्स डबल। ठीक, पैरामीटर के अंदर यहां पास करेंगे आप txt प्रोडक्ट प्राइस डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी डॉट ट्रिम, टू स्ट्रिंग तो वो है ही। ये समझ आया प्रोडक्ट प्राइस सेट करने का कोड? गुड, इसी को कर दीजिए रिपीट सेट आवर प्राइस के लिए। सो P डॉट सेट प्रोडक्ट प्राइस की जगह हो जाएगा आवर प्राइस का ऑप्शन है, यस, एंड व्हाट इज द कॉलम नेम? txt आवर प्राइस। मैंने चेक करा है ऊपर वैलिडेट इनपुट्स में, प्रोडक्ट प्राइस आवर प्राइस, यस। सो यहां पर आप दे देंगे सेट आवर प्राइस, ये हो जाएगा डबल डॉट पार्स डबल txt आर प्राइस डॉट गेट टेक्स्ट, देन वी हैव P डॉट सेट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी सेट करने के लिए हो गया। पैरामीटर में पास होगा इंटीजर डॉट पार्स int, आर्गुमेंट में जाएगा txt क्वांटिटी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ये आपका क्वांटिटी सेट हो जाएगा। इसके बाद आप सेट कर देंगे टैक्स, P डॉट सेट टैक्स, टैक्स आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, सारी चीजें सेट हो गई। कितने कॉलम सेट होने यहां से कितने कॉलम सेट होकर जाने हैं? 7 सेट हो गए। एक आपने ऑलरेडी करा हुआ है डाउ के अंदर से स्टेटस, जिसकी वैल्यू आपने इंसर्ट में पहले ही कर दी है y, इतना क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब इससे पहले कि आप इस प्रोडक्ट को डेटाबेस में भेजें, आपको इसका जनरेट करना है, बार कोड करना है जनरेट, और बार कोड हमें एक फोल्डर के अंदर रखना है। बार कोड जनरेट करने के लिए या करवाने के लिए हमने एक क्लास यूज की है जो प्रोग्रामर डिफाइंड क्लास है, जिस क्लास का नाम है बार कोड अंडरस्कोर img अंडरस्कोर जनरेटर। जरूरी नहीं आप यही नाम रखें, इसकी जगह आप कोई भी नाम रख सकते थे, मैंने अपनी तरफ से ये नाम यूज करा है। पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया गया है जो हमारे लिए बार कोड जनरेट करेगा। मैं आपको अभी उसकी वर्किंग समझाता हूं, फिलहाल आप उसका कॉल सुने। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है क्रिएट इमेज। दिख रहा है? कितने पैरामीटर ले रहा है? कितने पैरामीटर ले रहा है? 2 पैरामीटर ले रहा है। जो इसका सेकंड पैरामीटर है वो प्रोडक्ट आईडी है। हमारा बार कोड प्रोडक्ट आईडी का ही बार कोड होगा ना, तो वो स्ट्रिंग होती है जिसकी बार कोडिंग करनी है। और जो फर्स्ट पैरामीटर है
हमारा जो बार कोड है वो एक्चुअल में एक इमेज बन के रहेगा हमारे कंप्यूटर में, तो वो इमेज का नाम पास करेंगे आप, जिस नाम से आपको ये इमेज सेव करनी है। तो हम नाम भी वही यूज कर लें जो आईडी है। आई मीन टू से अगर प्रोडक्ट आईडी P101 है तो इसकी बार कोड इमेज का नाम P101.jpg या PNG कर दें। विल दैट डू? इससे काम हो जाएगा हमारा, बार कोड का नाम भी वैसा ही रख लेंगे। तो ये दो पैरामीटर हमें इसको पास करने हैं, करेक्ट। तो अब आप मुझे बताइए, इस मेथड को कॉल करना है हमें अपने GUI यानी फ्रेम से। हाउ शुड आई कॉल दिस मेथड? बोलिए जल्दी। मेथड का नाम है क्रिएट इमेज, दो पैरामीटर चाहिए इसको, पहला पैरामीटर इमेज का नाम, दूसरा पैरामीटर वो आईडी जिसका बारकोड बनाना है। ठीक है, तो क्लास के नाम से कॉल कर लेता हूं, वो तो सही है, बारकोड अंडरस्कोर IMG अंडरस्कोर जनरेटर डॉट क्रिएट इमेज। ठीक, फर्स्ट पैरामीटर क्या होना चाहिए? फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए इमेज का नाम। इमेज का नाम आईडी पे बेस्ड है क्या? इमेज का नाम आईडी पे बेस्ड है? यस, इमेज का नाम आईडी पे बेस्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं? मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं TXT प्रोडक्ट आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट फॉलोड बाय प्लस डबल कोड्स 1 डॉट PNG। राइट, PNG एक्सटेंशन की हम इमेज बना रहे हैं, आप JPG भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां कॉमा करके हमारा TXT प्रोडक्ट आईडी डॉट गेट टेक्स्ट होगा, TXT प्रोडक्ट आईडी डॉट गेट टेक्स्ट होगा। यस, ये हमारी वो स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग की बार कोडिंग हमें करनी है। ये भी समझ आ रही है आपको मेरी बात? बार कोड दिखा दूं आपको कैसा दिखेगा? देख लीजिए बार कोड का स्टिकर दिखेगा कैसा। कुछ ऐसा दिखेगा, समझ आ रहा है? ये आपका बार कोड जनरेट होगा। तो इसमें बार कोड में लगा हुआ है P101, राइट। वो P101 आपके डेटाबेस ने जनरेट करके दी है आईडी। ठीक है, अगला P102, इस तरह से आपके बार कोड जनरेट होंगे। सारे बार कोड के पैटर्न अलग अलग दिख रहे हैं आपको, जो वर्टिकल लाइंस के पैटर्न है, दे आर डिफरेंट देन ईच अदर। ठीक, तो ये हमें जनरेट करवाना है बार कोड। अब ये जनरेट कराने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं। उन स्टेप्स का पहला पार्ट ये था कि आप दो पैरामीटर पास करें मेथड को, जिसमें से एक होगा जिस नाम से इमेज सेव होनी है, दूसरा होगा किस स्ट्रिंग का बार कोड बनाना है अपन को। आगे बढ़ूं, ये भी क्लियर हुई बात? अब आपको मैं बार कोड वाले मेथड की कोडिंग दिखा रहा हूं। स्टार्ट करें उसकी ट्रेसिंग। सबसे पहली चीज, इस मेथड के अंदर जो मैंने क्लासेस यूज करी हैं वो जावा के स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन का पार्ट नहीं है। कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो आपको एक्सटर्नल जार से मिलेंगी। तो आपको एक एक्सटर्नल जार अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी पड़ेगी, उसका नाम है बार कोड 4J। क्या नाम है जार का? बार कोड 4, न्यूमेरिक 4J। राइट, इफ यू वांट टू सी दैट जार फाइल तो मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने मेरे प्रोजेक्ट में ऐड कर ली है, आपके ग्रुप में पोस्ट हो जाएगी, आप भी ऐड कर लेंगे लाइब्रेरीज में जाकर ऐड। दिख रही है आपको बार कोड 4J.jar? जितनी नई क्लासेस के नाम आपको दिखेंगे वो सब इसी से आएंगी। ओके, बार कोड 4J, दिस इज आवर जार फाइल जो हमारे लिए बार कोड जनरेट करवाने के लिए क्लासेस अवेलेबल कराएगी। आगे बढ़ू, दोनों स्टेप क्लियर? नंबर 1, ये मेथड कॉलिंग पे आपको दो पैरामीटर देने हैं। नंबर 2, इससे पहले कि इस मेथड के कोड को समझें या लिखें, जरूरी है कि आप एक जार फाइल अपने लाइब्रेरीज में ऐड कर लें, विच इज बार कोड 4J.jar। फ्रीली अवेलेबल जार है, आप इसे नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहेंगे तो टीम ग्रुप में इसको अवेलेबल करा देगी। आगे बढ़ू, अंदर के कोड पे आ जाएं। राइट, अब अगर आप बार कोड के बारे में थोड़ा बहुत समझते हो तो बार कोड जनरेट करने के लिए अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर्स के लिए सबसे इजी टू अंडरस्टैंड बार कोड होता है, इजी टू रीड बार कोड होता है, वो कोड 128 का बार कोड होता है। वापस बोलूं, बार कोड जनरेट करने के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, राइट। लेकिन कंप्यूटर्स के लिए जो सबसे इजी टू अंडरस्टैंड बार कोड होता है वो कोड 128 का बार कोड होता है। 128 देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? कंप्यूटर्स का 128 से कोई रिलेशन है? यस, 0 to 127 आस्कीज होती हैं,
याद है आपको आस्की की रेंज होती है 0 to 127। एक्सटेंडेड आस्की की बात नहीं कर रहा हूँ, फुल रेंज तो आस्की की 0 to 255 होती है। मैं बात कर रहा हूँ उन आस्कीज की जो आपके कीबोर्ड पे मौजूद कीज की आस्की होती है, तो वो 0 to 127 आस्की होती है। ये वाली जो मैकेनिज्म है बारकोड जनरेट करने का, ये आस्कीज को यूज करती है। आ रही है बात समझ? फॉर जनरेटिंग द बारकोड्स दिस क्लास मेक्स यूज ऑफ आस्की वैल्यूज, दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द क्लास हैज बीन गिवन एज, कंप्लीट करिए, दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द क्लास हैज बीन गिवन एज कोड 128। ये इसका नाम है। अगर आपको लग रहा है सर और क्या क्या क्लासेस अवेलेबल है, तो वी ऑल्सो हैव कोड 39, जो आस्की में से सिर्फ 39 वैल्यूज ही उठाता है, राइट। वी ऑल्सो हैव अदर क्लासेस, बट जो बेस्ट क्लास है कंप्यूटर साइंस के लिए जो बनाई गई है, बनाया इसको अमेरिका के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ने, तो जो बेस्ट क्लास बनाई गई है टू बी यूज विद इन कंप्यूटर्स, दैट इज द क्लास विच इज कॉल्ड एज कोड 128। और हमारी जार फाइल इस क्लास के लिए हमें प्रोवाइड क्या करती है? हमारी जार फाइल इस क्लास के लिए हमें प्रोवाइड क्या करती है? तो जवाब है हमारी जार फाइल इस क्लास के लिए हमें एक क्लास प्रोवाइड करती है इस बार कोडिंग के लिए। उस क्लास का नाम क्या है? आज आपने पहली बार सुना। उस क्लास का नाम है कोड 128। तो ये फिर यहीं से आ रही होगी बार कोड 4J से क्लास। यस, ये क्लास आ रही है फ्रॉम बार कोड 4J। फाइन। अब जो आप इमेज बना रहे हैं, मिनिमम आपको उसको एक पैरामीटर देना पड़ता है, और वो इमेज की हाइट, राइट। ये किसमें दे रहे हैं आप? 15F क्या है? 15 पिक्सल्स की आपकी इमेज हाइट आप सेट कर रहे हैं। तो जो बार कोड बना है उसकी जो हाइट आ रही है दैट इज अराउंड 15 पिक्सल। वो आप अपने डिवाइस के हिसाब से दे सकते हैं, आपको जितना बड़ा स्टिकर चाहिए। पॉइंट क्लियर? तो ये ऐसा कोई रूल नहीं है 15 ही होगा, 15, 20, 25 जो आपको देना है, लेकिन स्टैंडर्ड माना गया है कि आप 15 रख दें इसको। बढ़ूं आगे? पहले दो स्टेप क्लियर? ठीक है। अब मैं सीधा पहुंच रहा हूं इस वाले स्टेप पे, है ना। यहां से ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं, तब ऊपर वाले स्टेप रिलेट होंगे। अब बताइए इस क्लास के पास कौन सा मेथड है जो बार कोड जनरेट करेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए जेनरेट बार कोड। ठीक है, इंस्टेंस मेथड होगा कोड 128 क्लास का। यस, कोड 128 बीन क्लास का ये इंस्टेंस मेथड है जिसका नाम है जनरेट बार कोड। कितने पैरामीटर लेता है? तो जवाब है 2 पैरामीटर लेता है। सेकंड पैरामीटर क्या होता है? सेकंड पैरामीटर वो स्ट्रिंग होती है जिसकी बार कोडिंग करनी है, तो वो हमारा P101 है। यस, वो हमारा P101 है। और जब ये बार कोड जनरेट करेगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जब ये बार कोड जनरेट करेगा तो बार कोड जनरेट करते वक्त ये क्लास को यूज करेगा। ठीक है, वो क्लास बार कोडिंग की डिटेल्स लेकर इसके पास जाएगी। एंड आई होप आप पढ़ पा रहे होंगे उस क्लास का नाम क्या है। उस क्लास का नाम है बिटमैप कैनवस प्रोवाइडर। कभी सुना आपने जावा में इसका नाम? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि ये क्लास भी कौन से पैकेज से आ रही है? ये भी आ रही है बार कोड 4J से, राइट। तो एक बार दोबारा सुनिए, बार कोड जनरेट कराने के लिए कौन सा मेथड है कोड 128 बीन क्लास के पास? तो जवाब है इसके पास जो मेथड है उसका नाम है जेनरेट बार कोड। कितने पैरामीटर लेता है जनरेट बार कोड? 2 पैरामीटर लेता है। ठीक है, सेकंड पैरामीटर क्या होता है? सेकंड पैरामीटर वो आईडी होती है जिसका बार कोड जनरेट करना है। फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है? आपने क्या समझा? फर्स्ट पैरामीटर वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास बार कोड की डिटेल्स होती हैं, जो बार कोड जनरेट करने का एक्चुअल काम करेगा। आ रहा है समझ? ठीक है, मतलब ये क्लास इस मेथड के लिए एक तरह से पोजो है। ये क्लास इस मेथड के लिए एक तरह से पोजो है। इसके पास वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं जो बार कोडिंग के लिए चाहिए। आगे बढ़ूं? यस, यहां तक क्लियर हुआ? फटाफट बोलते चलें। यस नो बोलने में भी 1 घंटा लगाते हैं आप। 2 पैरामीटर समझने हो, समझ नहीं आ रहे हैं? सिंपल है। सेकंड पैरामीटर वो स्ट्रिंग है, और फर्स्ट पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट है। ये इसी क्लास का ऑब्जेक्ट होना है क्योंकि ये प्री डिफाइंड मेथड है। और क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम लिखिए तो शॉर्ट में क्या है? जो फर्स्ट आर्गुमेंट में जा रही है उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? आई मीन उस क्लास का नाम क्या है? बिट मैप कैनवस प्रोवाइडर। वेरी गुड। तो आपको बिट मैप कैनवस प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जनरेट बार कोड कॉल करने से पहले। ऑब्वियस सी बातें बनाना पड़ेगा। आप बिटमैप कैनवस प्रोवाइडर का जो कंस्ट्रक्टर है, गौर से देखिए वो आपसे कितने आर्गुमेंट लेता है। एक एक आर्गुमेंट का मतलब समझाऊंगा मैं आपको, आप पहले देख लें ध्यान से कितने आर्गुमेंट हैं। वेरी गुड, 6 आर्गुमेंट है। फिर से गिनो। वेरी गुड, 6 आर्गुमेंट है, सही। फाइन। अब ध्यान से सुनिए पहला आर्गुमेंट क्या है इसका। चलो पहला आर्गुमेंट आपको बाद में समझाऊंगा, इसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप सेकंड से शुरू करो। सबसे पहले इमेज का पैटर्न।
पीएनजी इमेज है आपकी, यस, आप पीएनजी इमेज जनरेट करा रहे हैं। तो यहाँ इमेज का पैटर्न दिया जाता है। आपने अगर वेब डेवलपमेंट पढ़ा है तो वहां भी ऐसा कुछ करते हैं आप। जब आप अपना वेब पेज बनाते हैं तो सेट करते हैं आप कि आपका टेक्स्ट स्लैश HTML है, कि टेक्स्ट स्लैश इमेज है, कि ऑडियो स्लैश MP3 है। ऐसे यहाँ पर अपन ये पैटर्न दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं MIME टाइप। लिखते चलिएगा, ये सब स्लाइड्स में नहीं है, इसलिए कॉपी पेन निकाल के नोट करते चलना। ये जो सेकंड पैरामीटर है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं MIME टाइप। MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? MIME का फुल फॉर्म एडवांस जावा वालों को पता है, बोलो तो क्या होता है? MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। दिस इज MIME टाइप, राइट? तो ये जो आपका सेकंड आर्गुमेंट यहां जाता हुआ दिख रहा है वो टाइप ऑफ इमेज है, शॉर्ट में आप ये मान लीजिए। इसको अपन टेक्निकल भाषा में बोलते हैं MIME टाइप। MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। उस टाइप की ये इमेज है। आगे बढ़ू, फटाफट 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 आगे बढ़ू। वेरी गुड। सेकंड आर्गुमेंट आपको क्या दिख रहा है? सेकंड आर्गुमेंट है 300। ये आपकी इमेज का रेजोल्यूशन है। क्या है ये आपकी इमेज का रेजोल्यूशन है। तो मतलब हम 300 पिक्सल्स की इमेज बनाएंगे। यस, हमारी 300 पिक्सल्स की इमेज होगी। और हाइट पहले ही दे दी है हमने, हाइट हमने पहले ही दे दी है 15 की, राइट? ठीक है। अब जो थर्ड पैरामीटर आपको यहाँ दिख रहा है, एक्चुअल में फोर्थ है ना, काउंटिंग करें तो फोर्थ पैरामीटर जो आपको दिख रहा है वो बफर्ड इमेज का कांस्टेंट होता है, जिसके थ्रू आप ये बताते हैं कि आपकी जो इमेज है वो किस पैटर्न की इमेज होगी। ये मत सोचिएगा, हम पैटर्न तो बता ही चुके हैं, PNG पैटर्न है। यहाँ वो PNG पैटर्न की बात नहीं हो रही है। अगर आप इस क्लास में जाकर एक्सप्लोर करेंगे तो ढेर सारे आपको इमेज टाइप्स मिलेंगे। RGB का पैटर्न मिलेगा, कुछ कुछ आपको डायरेक्ट पैटर्न मिलेंगे, कुछ ग्रे स्केल इमेजेस मिलेंगी। तो अगर आप थोड़ा बहुत ग्राफिक्स समझते होंगे तो आप ये टर्म से फेमिलियर होंगे। RGB से फेमिलियर हैं? RGB ये सुना है नाम आपने प्रोग्रामिंग में? रेड ग्रीन ब्लू, राइट? ग्रे स्केल सुना है? शायद नहीं सुना होगा। ग्रे स्केल भी इमेज का एक पैटर्न होता है। तो अगर आप यहाँ डॉट लगाएंगे ना तो आपको ढेर सारे पैटर्न मिलेंगे। दिख रहे हैं आपको? बाइट ग्रे, बाइट बाइनरी, RGB, ABGR। ये समझते हैं? ए माने अल्फा, अल्फा मतलब ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करता है। इस तरह से बहुत सारे पैटर्न है। लेकिन आपको जो इमेज जनरेट करनी है, जो 99% केसेस में यूज होती है, वो यही वाली होती है जो हमने यूज करी है। कौन सी करी है? टाइप अंडरस्कोर बाइट अंडरस्कोर बाइनरी। आ रहा है समझ? इसमें हम अल्फा मॉडल यूज नहीं करेंगे, मतलब हमारी इमेज ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। यस, हमारी इमेज ट्रांसपेरेंट नहीं होगी और हमारी इमेज डायरेक्ट बाइनरी पैटर्न की इमेज होगी, ताकि गन उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। ये भी बात समझ में आ रही है? ये भी पॉइंट क्लियर है? और हमारी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट भी होगी, इसमें कोई RGB का कलरिंग नहीं आएगी। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इस पैटर्न के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पांचवा पैटर्न आप देख रहे हैं, यहाँ क्या पास हुआ है पांचवें आर्गुमेंट की जगह पर? यहाँ पास हुआ है फॉल्स। इसको बोलते हैं एंटी एलियासिंग फैक्टर। एंटी एलियासिंग फैक्टर। एनी गेसेस व्हाट इज एंटी एलियासिंग? सुना है, नहीं सुना है? शायद सुना होगा, पता नहीं होगा क्या होता है। ये बताइए, जब आप किसी इमेज को जूम करते हैं, जब आप किसी इमेज को जूम करते हैं तो इमेज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होने लगती है, लाइनें कटने लगती हैं। देखिए करके दिखाता हूं आपको मैं। देखिए ध्यान से। अब अगर मैं इस इमेज को एनलार्ज करूंगा ऐसे, तो नोटिस करिए एक स्टेज ऐसी आएगी ना कि इसकी लाइनें डिस्टॉर्टेड होंगी, पिक्सल्स क्रैक होने लगते हैं, राइट? क्या आप इस क्रैकिंग को कंट्रोल करना चाहेंगे? क्या आप इस क्रैकिंग को कंट्रोल करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे बेटा। क्यों नहीं चाहेंगे? समझो। ये जो इमेज है ये जाकर प्रोडक्ट पे चिपक जाएगी। आप रियल वर्ल्ड में सोचो, ये जो स्टिकर है ये जाकर मैगी के पैकेट पे चिपक जाएगा। अब क्या जो बंदा सेल्स मैन है या जो रिसेप्शनिस्ट है वो इस इमेज को जूम कर पाएगा क्या मैगी के पैकेट पे? ये जो स्टिकर है ना, वो कहाँ कर पाएगा जूम? तो क्यों जबरदस्ती हम एलियासिंग, एंटी एलियासिंग करवाएं? इसलिए हमने इसको फॉल्स दिया हुआ है। समझ आ रही है ना आपको बात? अगर ये वाकई में वर्चुअल इमेज की तरह रहती जिसे आप जूम कर पाते तो हम इस फॉल्स को ट्रू करते। अननेसरी क्यों काम बढ़ाएं? इसलिए अपन ने एंटी एलियासिंग फॉल्स कर दिया, क्योंकि हमारी इमेज जूम होगी क्या?
हमारी इमेज जूम, हाँ एंटी एलियासिंग से लोड बढ़ता है ना नमन, एंटी एलियासिंग से जो एल्गोरिदम है वो फेक लाइंस ऐड करती है इमेज में, ताकि जब इमेज बड़ी हो ना और जब लाइनें डिस्टॉर्टेड हो तो वो फेक लाइंस उन डिस्टॉर्टेड लाइंस को बड़ा दिखाने लगती। बात समझ रहे हो आप? एंटी एलियासिंग क्या करता है, जैसे ये मान लो इमेज का एक बार है, जब आप इमेज को एनलार्ज करोगे तो ये बार ऐसा हो जाएगा, हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा एनलार्ज होने पर, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टॉर्ट हो गई। अब बताओ एंटी एलियासिंग क्या करेगा, एंटी एलियासिंग एक लाइन यहां ड्रॉ कर देगा, इसके नीचे एक लाइन यहां ड्रॉ कर देगा, तो देखने में ऐसा लगेगा, हाँ आपकी आइस को ट्रिक करेगा वो, देखने में ऐसा लगेगा जैसे बार ब्रेक नहीं हो रहा है। आ रहा है समझ? तो क्या आप चाहते हो एंटी एलियासिंग हो? ठीक, अगर चाहते हो तो आप यहाँ ट्रू भेजो, अगर नहीं चाहते हो तो अपन यहाँ भेजेंगे फॉल्स। राइट, समझ आ गया? हमें एंटी एलियासिंग क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जूमिंग नहीं है इमेज को लेकर, इसलिए हमने उसको फॉल्स करा हुआ है। नाउ व्हाट इज द लास्ट आर्ग्यूमेंट? लास्ट आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ओरिएंटेशन। इमेज ऐसी चाहिए आपको या इमेज ऐसी चाहिए आपको? समझ रहे हैं? ऐसी ऐसी से मेरा क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल चाहिए कि वर्टिकल चाहिए? तो हमें इमेज चाहिए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल चाहिए ऐसा, ये हमारा इमेज का पैटर्न होगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। बढ़ू आगे, सारे पैरामीटर क्लियर है सबको? बार कोड कैनवस के जैस वर्टिकल के लिए 1 देंगे, बट आपको वर्टिकल नहीं चाहिए ना, आपकी जो गन है वो हॉरिजॉन्टल रीड करती है। जो हमारे पास गन है ना, या जो आप बार कोड रीडर्स यूज करोगे ना, वो हॉरिजॉन्टल बार कोड्स के लिए बने, वर्टिकल बार कोड्स यहाँ नहीं यूज होते हैं। क्लियर हुआ? चलूं आगे, ये भी डन है, वेरी गुड। तो हमारा ये बार बिटमैप कैनवस प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट बन गया। बार कोड इमेज जनरेट हो गई क्या? तो जवाब है नहीं, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ पैटर्न सेट है। 300 रेजोल्यूशन है बेटा, रेजोल्यूशन प्रदीप, पिक्सल्स में कितने पिक्सल की इमेज आपको चाहिए? तो हमें 300 रेजोल्यूशन की इमेज चाहिए। ओके, हाँ विड्थ है। चलें आगे, ये 300 स्टैंडर्ड साइज है जो जनरली बारकोड्स के लिए यूज होता है। 300 का 350 भी कर सकते हैं अपन, 400 भी कर सकते हैं अपन, यस वो आपके ऊपर है, बट ये टेस्टेड है कि ये 300 रखिए। ये भी टेस्टेड है कि हाइट कितनी रखिए, 15 रखिए। ये जनरल गाइडलाइंस हैं, बाकी आपकी चॉइस है, आप इनको चेंज करके स्टिकर देख सकते हैं, चेंज हो जाएगा थोड़ा। बढ़ू आगे, सारे पैरामीटर क्लियर, वेरी गुड। अब आते हैं इसके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पे। जैसे बारकोड जनरेट कर लिए, करने के लिए जा रहे वैसे क्यूआर के लिए भी सेम होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यूआर कोड के लिए भी जार आती है, सभी के लिए जार अवेलेबल है। ठीक, ये जितने टिपिकल काम है इनके लिए लॉजिक्स लिखता कोई नहीं है, इनके लिए कंपनीज ही हैं जो इन लॉजिक्स पे काम करती हैं और वो आपको अपनी लाइब्रेरीज अवेलेबल करवाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। बढ़िया, अब आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ध्यान दीजिएगा। अब आता है बिटमैप कैनवस प्रोवाइडर का फर्स्ट आर्गुमेंट। ये बताइए सर, व्हाट्सएप एप्लीकेशन में भी एक जार होगी? हाँ, कैसी जार? कैसी जार बेटा? क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए, ऐसा कह रहे हैं? क्यूआर कोड के लिए हाँ, जार भी हो सकती है, उनकी अपनी क्लास भी हो सकती है, ये भी हो सकता है उन्होंने अपनी कस्टमाइज क्लास बना दी हो। करेक्ट, चलूं आगे। चलिए अब आ जाइए फर्स्ट पैरामीटर में, ये बताइए जब इमेज जनरेट होगी, ये जो जनरेट बार कोड से इमेज जनरेट होगी, जो एक्चुअल में ये कैनवस करेगा, तो जनरेट करके इमेज को कहीं रखा जाएगा मेमोरी में, तब ना आप उसका स्टिकर बनाएंगे, तब ना आप उसकी फाइल बनाएंगे, वो कहीं मेमोरी में सेव होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बफर एरिया। तो ये जो फर्स्ट पैरामीटर आप देख रहे हैं, ये आपकी रैम का बफर एरिया है। और अगर आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग पढ़ी है जावा में, फाइल हैंडलिंग पढ़ी है, तो इस क्लास को पहचानते हैं, आउटपुट स्ट्रीम पहचानते हैं? ये जावा में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, राइट? इसकी एक डेराइव क्लास आपने पढ़ी होगी फाइल आउटपुट स्ट्रीम के नाम से, पढ़ी है? ठीक है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम तो डिस्क पे डेटा क्रिएट करती है ना, डिस्क पे फाइल बनाती है। हमें जो इमेज सेव करनी है फिलहाल थोड़ी देर के लिए, वो सेव डिस्क पे नहीं करनी है, वो बफर में करनी है। बफर का मतलब समझते हैं? रैम में। और रैम में बफर क्रिएट करने के लिए हम क्लास यूज करते हैं जिसका नाम है बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, राइट? तो ये बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम रैम का एक बफर है जो एक्चुअल में बाइट्स का एक एरे बनाकर इमेज को उसमें सेव करेगा। फिर इस बफर से हम इमेज को डिस्क में ट्रांसफर कर लेंगे। यस, फिर इस बफर से हम इमेज को डिस्क में ट्रांसफर कर लेंगे, और ये काम करने के लिए हमारी मदद कौन सी क्लास करेगी? फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो आपका ये कोड इमेज को 2 जगह सेव करेगा। यस,
थोड़ी देर के लिए सेव करेगा बफर में, और फिर बफर खाली कर देगा जब इस बफर का डेटा कहाँ राइट हो जाएगा, जब इस बफर का डेटा राइट हो जाएगा डिस्क में। आ रही है मेरी बात समझ? ये भी पॉइंट क्लियर हुआ? ये BAOS क्या है? तो ये हमारा आउटपुट स्ट्रीम की डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैंने जो डिराइव क्लास यूज करी है वो यूज करी है बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि जो इमेज है वो एक्चुअल में बाइनरी पैटर्न ही होगा, बिट्स का एक पैटर्न होगा, राइट? उसको अपन ने सेव करा है बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम में। डिस्क में डायरेक्ट क्यों नहीं सेव करा? कैसी बातें कर रहे हैं? डिस्क में डायरेक्ट डेटा राइट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। बफर से डेटा राइट होगा तो फास्ट होता है। बफर बने ही किस लिए? इसलिए तो बने हैं कि डिस्क के आईओ ऑपरेशंस को आप फास्ट करें। चलिए आगे बढ़िए। अब आता है आपका नेक्स्ट पार्ट। ये सारी लाइनें क्लियर हैं? आप बताएं। फर्स्ट लाइन क्लियर? यस नो बोलते चलना। सेकंड लाइन क्लियर? सेट हाइट। थर्ड लाइन क्लियर? वेरी गुड। फोर्थ क्लियर? फिफ्थ क्लियर? सिक्स्थ क्लियर? अब बताइए, इतना पार्ट चल जाने के बाद क्या आपके इस बफर में, रैम में स्टिकर आ गया होगा, बारकोड आ गया होगा? आ गया होगा। अब आपको रैम से उठाकर ये बारकोड कहां ले जाना है? अब आपको रैम से उठाकर ये बारकोड हार्ड डिस्क में ले जाना है। तो अब नोटिस करिए मैंने क्या तैयारी कर रखी है इसको हार्ड डिस्क में भेजने के लिए। हमारी एप्लीकेशन का नाम बताइए क्या है? हमारी एप्लीकेशन का नाम बताइए क्या है? हमारी एप्लीकेशन का नाम है ई मार्ट। यही है ना? देखिए मैंने ई मार्ट फोल्डर के अंदर कुछ करा हुआ है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा मैंने ई मार्ट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना के रखा हुआ है पहले से, बारकोड, राइट? ये फोल्डर कहीं तो बनाना पड़ेगा ना आपको अपनी हार्ड डिस्क पे। मैं इसे C ड्राइव, D ड्राइव में भी बना सकता था, लेकिन इमेजिन करिए अगर मैं इसे किसी और ड्राइव में बनाता तो फिर ये प्रोजेक्ट जब डिलीवर होता तो ये फोल्डर डिलीवर नहीं होता, है ना? तो मैं चाहता हूं कि ये फोल्डर भी प्रोजेक्ट के साथ डिलीवर हो, तो मैंने इस फोल्डर को भी यही बना दिया है। जैसे आपको याद है हमने इमेजेस को प्रोजेक्ट में ऐड करके रखा हुआ है ताकि हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर हो तो इमेज भी डिलीवर हो जाए। तो यहाँ पर हमने बारकोड नाम का फोल्डर बनाया है। मैंने इसे मैन्युअली बनाया है। बाकी अगर आपको फाइल लर्निंग याद हो तो आप जावा से भी ये फोल्डर बना सकते हैं। जावा से भी ये फोल्डर बना सकते हैं बाय कॉलिंग द मेथड mkdir। किसका मेथड है ये? फाइल नाम की क्लास का मेथड है। ये आपके लिए फोल्डर क्रिएट कर देगा। मैंने फिलहाल वो अवॉइड करके फोल्डर को यहीं क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ये फोल्डर कितनी बार बनेगा? फोल्डर एक बार बनेगा, बार बार तो बनेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको पहले से बना के रख लिया है। ठीक है। अब क्या ये फोल्डर में हमें इमेज सेव करनी है? यस, ये फोल्डर में हमें इमेज सेव करनी है। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ये फोल्डर की एग्जैक्ट लोकेशन मेरे लैपटॉप पे क्या है? प्लीज बताएं। ये फोल्डर की मेरे लैपटॉप पे एग्जैक्ट लोकेशन है डी ड्राइव में, माई नेटबीन्स एप्स, उसमें ई मार्ट, और उसके अंदर ये फोल्डर है बारकोड। क्या मेरे क्लाइंट के कंप्यूटर पे भी यही पाथ होगा? मेरे कस्टमर के कंप्यूटर पे भी यही पाथ होगा? नहीं होगा ना? तो आज हम एक नई चीज सीखते हैं। हम जावा को ये नहीं बोलेंगे कि हमें डी ड्राइव में, माई नेटबीन्स में ई मार्ट से बारकोड फोल्डर ला कर दो। हम जावा को बोलेंगे ये प्रोजेक्ट जिस लोकेशन से रन हो रहा है उस लोकेशन पे जाओ और बारकोड फोल्डर ला कर दो। दोनों बातों में फर्क है। दोनों बातों में फर्क है। अगर हम जावा को बोलते हैं डी ड्राइव में जाओ, माई नेटबीन्स एप्स में जाओ, वहां ई मार्ट फोल्डर में जाओ और बारकोड नाम का एक फोल्डर मिलेगा, वो ला कर दो। एक तरीका ये है इस फोल्डर तक पहुंचने का। दूसरा तरीका, मैं जावा को ये बोलूं करंट एप्लीकेशन का पाथ उठाओ और वहां जाकर बारकोड को ढूंढो। दोनों में फर्क है। यस, दोनों में फर्क है। अगेन अगर आप वेब डेवलपमेंट जानते हैं तो आपको पता होगा जो पहला वाला स्टाइल है वो कहलाता है एब्सोल्यूट पाथ, और जो मैंने दूसरा वाला स्टाइल बताया कि मेरी एप्लीकेशन का पाथ उठाओ और मेरी एप्लीकेशन के पाथ के अंदर बार कोड को ढूंढो, इसको बोलते हैं अपन रिलेटिव। क्या ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा हमारे कोड के लिए? हमारे कोड के लिए सक्सेसफुल रहेगा रिलेटिव, क्योंकि यूजर तो कहीं भी अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। आमतौर पे तो ये प्रोग्राम फाइल में जाएगा। यस और नो? ये सॉफ्टवेयर जब यूजर के कंप्यूटर पे जाएगा तो ये तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएगा, वहां इंस्टॉलेशन करेंगे आप इसका, तो वहां पर फिर आपको पाथ कैसे मिलेगा? ठीक है। तो अब इसके लिए हम जावा में क्या करते हैं, जावा को कैसे बोलते हैं? हमें करंट एप्लीकेशन का पाथ रिटर्न करके दो। तो जावा में करंट एप्लीकेशन का पाथ अगर आपको चाहिए तो एक छोटी सी ट्रिक यूज की गई है। जावा में जो सिस्टम क्लास है उसके पास एक मेथड है। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है गेट प्रॉपर्टी। सुना आपने मेथड का नाम? क्या नाम है? मेथड का नाम है गेट प्रॉपर्टी। ठीक है। ये मेथड की वैल्यू पेयर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो आप सबने कलेक्शंस पढ़ा है, आपको याद आ रहा है हैश मैप?
ये मेथड की वैल्यू पेयर्स के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आपसे क्या लेता है? आपसे लेता है एक की, और आपको क्या देता है? आपको देता है उस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू। आप इसे पास करते हैं की, ये आपको लौटाता है उस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब की फिक्स है, यही नाम से पास होगी। यस, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन का करंट पाथ चाहिए तो सभी लोग चैट विंडो में टाइप करें की का नाम क्या होता है। अगर आपको आपकी एप्लीकेशन का करंट पाथ देखना है तो की का नाम होता है यूजर डॉट डी आई आर। आ रही है बात समझ? यूजर डॉट डी आई आर, ये आप लिखते हैं तो आपको आपकी एप्लीकेशन के करंट पाथ की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको पता करना है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, जानना चाहेंगे यूजर का ओएस कौन सा है, तो आपकी जो की हो जाती है वो हो जाती है ओएस डॉट नेम। यहां पास कर दीजिए ओएस डॉट नेम, तो आपको रिटर्न होकर मिल जाएगा यूजर के ओएस का नाम। इसको पहले मैं जनरल वे में यूज करके दिखा दूं आपको, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एक एप्लीकेशन बनाता हूं, सिंपल सी एप्लीकेशन होगी जिसमें सिर्फ हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज डेमो। देखिए यहाँ आइए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट, मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम है गेट प्रॉपर्टी। पास कीजिए इसे यूजर डॉट डी आई आर, रन कीजिए, देखिए क्या मिलता है। मिला आपको? आपकी एप्लीकेशन का पाथ मिल गया, राइट। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अभी तो मैंने इसको एप्लीकेशन के नाम, एप्लीकेशन का पाथ पूछा है। अब आप बोलिए ओएस डॉट नेम, रन कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम मिल रहा है वर्जन के साथ, विंडोज 10। ऐसे ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप इसको दे सकते हैं। जावा का वर्जन पूछ सकते हैं आप इससे, इस समय जावा का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, तो मैं यूज कर रहा हूं जावा 8। यहाँ लिखिए वर्जन, रन कीजिए। वाई इट इज गिविंग नल, सॉरी मैंने डायरेक्ट वर्जन लिख दिया है। इट्स जावा डॉट रन टाइम डॉट वर्जन, जावा डॉट रन टाइम डॉट वर्जन। हाँ, ये सब अंदर हैश मैप है इसके पास, तो आप चेक करिए जावा का 1.8 वर्जन आ रहा है। आ रही बात समझ? पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब इसमें क्या क्या कीज जा सकती हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको नेट पे मिल जाएगी। वो सारी कीज आप इसे पास कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है सर यही देखना हो कीज क्या क्या है, तो आप वो कीज भी देख लें। पता करना चाहेंगे ना आप यहाँ क्या क्या लिखा जा सकता है? अभी तो मैंने आपको सिर्फ 3 ऑप्शंस बताए, यहाँ और क्या क्या आ सकता है। तो इसी सिस्टम क्लास के पास एक मेथड और है, मेथड का नाम है गेट प्रॉपर्टीज। आर यू गेटिंग दिस? मेथड का नाम है गेट प्रॉपर्टीज, कोई पैरामीटर नहीं लेता है, और वो आपको रिटर्न करके देता है प्रॉपर्टीज की पूरी लिस्ट। ओके, आ गया समझ में? मेन मेन पर्पज समझ में आ गया गेट प्रॉपर्टी का। हमारा यूजर का करंट एप्लीकेशन का पाथ हमें मिल जाएगा, वो ही मैंने यहां पर यूज करा है। अब आप बताइए इस यूजर डीआईआर के अंदर ईमार्ट तक का पाथ आ जाएगा? इस यूजर डीआईआर के अंदर ईमार्ट तक का पाथ आ जाएगा? मैंने उसे प्रिंट भी कराया है देखने के लिए। अब इसी यूजर डीआईआर में बारकोड नाम का फोल्डर है, बना रखा है ना अपन ने, ये बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, यहां से फोल्डर बना नहीं रहे। और इसी बारकोड में इस नाम से इमेज सेव होनी है, राइट। और आपको याद होगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम को जब आप कोई इमेज का नाम या फाइल का नाम देते हैं और वो नहीं होती है, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम उसे बना देता है। यस, फाइल आउटपुट स्ट्रीम उसे क्रिएट कर देता है, राइट। अब आपकी जो इमेज बनी है, फाइल जो बनी है, ये फिलहाल ब्लैंक है। अगर इस लाइन तक आप ट्रेस करो तो इस फाइल में भी कुछ नहीं है। अब आपको इसमें इमेज लानी है, राइट। वो इमेज कहां पड़ी है? वो इमेज पड़ी है आपके बाइट एरे के अंदर, रखी हुई है ना, हाँ बफर में रखी है। उस बफर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? उस बफर को रिप्रेजेंट बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कर रहा है। इस बफर से इमेज निकालकर आपको इस फाइल में डालनी है। तो आपने फाइल लैंडिंग पढ़ी है तो आपको याद होगा जावा एक राइट नाम का मेथड देती है फाइल में डेटा राइट करने के लिए, ठीक है।
इस राइट को हमें इस बफर का डेटा प्रोवाइड करना है। और हमारे बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्लास के पास एक मेथड होता है टू बाइट एरे, जो बफर के अंदर जो भी डेटा है उसे किस फॉर्म में रिटर्न कर देगा, बफर के अंदर जो भी डेटा है उसे रिटर्न कर देगा एज अ बाइट एरे। और ये बाइट एरे को हम किस में लिखवा रहे हैं, ये बाइट एरे को हम लिखवा रहे हैं इस इमेज फाइल के अंदर। तो अल्टीमेटली ये जो बाइट का एरे है ये जब जाकर इमेज फाइल में सेव होगा तो बार कोड की इमेज हमें मिल जाएगी। यस, अल्टीमेटली हमें बार कोड की इमेज मिल जाएगी। सभी लोग समझ पा रहे हैं इस कोड को? बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, आप किसी भी एप्लीकेशन में यूज करेंगे द स्टेप्स विल ऑल टुगेदर बी सेम। बस ये पीएनजी को आप जेपीजी कर सकते हैं अपनी तरफ से अगर आपको डिफरेंट पैटर्न की इमेज चाहिए। करेक्ट? इज दिस करेक्ट? आर यू गेटिंग दैट? समझ आ रही है बात? ओके, ठीक। उसके बाद फिर ये लाइन चलेगी fos डॉट राइट, ठीक, ये इमेज को सेव कर देगी। लेकिन आपको याद होगा ये भी अभी परमानेंट सेव नहीं हुई है। जावा में फाइल का डेटा परमानेंट सेव हो इसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम क्लोज तो कॉल करें। फ्लश तो मैंने रीडेबिलिटी के लिए कॉल करा है, अपन फ्लश हटा भी सकते हैं, क्लोज कॉल करना बहुत जरूरी है। जैसे ही क्लोज कॉल होगा तब जाकर कहीं आपकी डिस्क पे ये इमेज क्रिएट हो जाएगी। आया समझ? बार कोड जनरेट करना आ गया, ठीक है। अब अपना काम पूरा कर लें अपन फ्रंट एंड का। राइट, तो ये हमारी इमेज जनरेट होकर सेव हो जाएगी हमारे बार कोड फोल्डर में। अब आगे क्या करना है? अब आगे कुछ खास नहीं करना है, अब आगे का काम आपका बहुत ही सिंपल है। बताइए तो क्या करना है अब? जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है, फटाफट बोलो। वेरी गुड। अब आपको इसके बाद मेथड कॉल करना है। कौन सा? ऐड प्रोडक्ट। तो एक बूलियन रिजल्ट ले लें। यस, बूलियन रिजल्ट ले लें। बूलियन रिजल्ट इज इक्वल्स टू, यहां लिख दें आप प्रोडक्ट डाउ डॉट प्रोडक्ट्स डाउ ऐड प्रोडक्ट, और यहां पास कर दें आप पी। कुछ रिजल्ट आएगा इस पी में। यस, अगर पी में, सॉरी, रिजल्ट के अंदर ट्रू आया तो मतलब आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल है। आप अपना मैसेज जनरेट कर दें, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली टू द डेटाबेस, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली टू द डेटाबेस। तो मैं यहां पर एक लाइन ऐड कर रहा हूं, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, ठीक। यहां लिख देता हूं मैं सक्सेस। ये हो जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर मैसेज। ठीक, ये आपने सेव कर लिया। यहां से आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो यहां से अपन करा देते हैं रिटर्न। अभी के लिए रिटर्न करा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में क्लियर कराने होंगे टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह, होगा ना। और फिर अगली प्रोडक्ट आईडी भी जनरेट होगी। यस, तो यहाँ पर एक हमारा क्लियर टेक्स्ट मेथड भी चलेगा और फिर हमारा अगला मेथड भी चलेगा जो है दिस डॉट गेट न्यू प्रोडक्ट आईडी। समझ आ रही है ये बात भी आपको? ठीक है। क्लियर टेक्स्ट में क्या क्या इरेज करेंगे? क्लियर टेक्स्ट के अंदर आप अपने टेक्स्ट बॉक्सेस को इरेज कर देंगे और ऑटोमेटिकली आपके आईडी के अंदर सेट हो जाएगी नेक्स्ट आईडी जब आप कॉल करेंगे गेट न्यू प्रोडक्ट आईडी। ये भी क्लियर है? ये वाली लाइन यहां से कट कर दीजिए और कट करने के बाद जब आपको ये पता लगे कि आपका रिजल्ट सक्सेसफुल है तो आप ये इमेज जनरेट कर दें। अभी ठीक हो गया? समझ आ गया? मैंने उल्टा लिया था, अगर इमेज जनरेट होगी तो मैंने डेटाबेस में डेटा सेव करा था। इमेज जनरेट करने में एक्सेप्शन आ जाए तो डेटाबेस में डेटा ना जाए, वो भी एक रिलेशन था अगर आप नोटिस करें तो। सही है? चलूं आगे? राइट, अभी हमारा क्लियर टेक्स्ट है वो हम ऑल्ट, अच्छा पहले इसका नेक्स्ट पार्ट बना दें। अब अगर यहाँ पर कोई दिक्कत गई तो आप यूजर को मैसेज दे देंगे प्रोडक्ट नॉट सेव्ड और कैन नॉट सेव द प्रोडक्ट। तो यहाँ आपका एक और जे ऑप्शन पेन आएगा, यहाँ मैसेज आ जाएगा प्रोडक्ट नॉट सेव्ड, यहाँ लिख देंगे आप नॉट सेव्ड और यहाँ आप यूजर को दे देंगे मैसेज। फिर इस ट्राई का लगा दीजिए करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक, तो ये आपका कैच हो जाएगा जो यहां पर आप करेंगे। ठीक, अब बचा क्लियर टेक्स्ट, लेट्स डिजाइन दैट।
क्लियर टेक्स्ट मेथड हमारे पास आ गया है, जिसमें आपको क्लियर करने हैं सारे टेक्स्ट फील्ड्स जिनसे यूजर कर रहा था इंटरैक्ट। तो ये रहा हमारा क्लियर टेक्स्ट। क्लियर टेक्स्ट के अंदर txt नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, हाँ वो भी चेक करते हैं, बिल्कुल करनी पड़ेगी। txt प्रोडक्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, txt प्रोडक्ट कंपनी डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, txt प्रोडक्ट प्राइस डॉट सेट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, ये भी हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग। देन txt our price dot set text, this too is empty string, txt quantity dot set text, and then jc tags dot set selected index 0। कुछ मिस तो नहीं हो गया? नेम, कंपनी नेम, प्राइस, आवर प्राइस, क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6, सही है। आईडी 7, ठीक है। और यहाँ पर एक कैच बढ़ा देते हैं अपन, बिकॉज इन केस डेटा गलत दिया उसने तो आएगी नंबर फॉर्मेट। सो लेट्स राइट डाउन अ नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन कैच। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आप इसी मैसेज को कॉपी पेस्ट कर दें विद अ डिफरेंट टेक्स्ट। यहाँ पर दे देते हैं नंबर या कन्वर्जन एरर, और यहाँ पर आप पास कर देंगे प्लीज इनपुट न्यूमेरिक वैल्यूज। प्लीज इनपुट न्यूमेरिक वैल्यूज, ये होगा आपका प्रोडक्ट ऐड करने का फाइनल वर्जन। तो फिर आप व्यू बना के ले आइएगा। बना लेंगे? व्यू प्रोडक्ट बन जाएगा। बोले 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 जल्दी बोले। व्यू वाला बन जाएगा तो अगले लेक्चर में मैं आपको फिर डिलीशन सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।